अच्छा सर, आते हैं अगला अगला क्वेश्चन, आते हैं जो बीजेपी की तरफ आप इशारा कर रहे थे, दिल्ली लखनऊ। पहली बात तो लखनऊ में भी हर पार्टी में अंतर्कलह होती है, बिल्कुल इसमें भी है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। आज आज आप उत्तर प्रदेश के किसी चौक चौराहे या पान की दुकान पे खड़े हो जाइए तो सब इसी की चर्चा कर रहे होते हैं। तो क्या लड़ाई जो लखनऊ में है अंदर खाने, और जो दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई है, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, अगर है तो किस हद तक है? देखिए, आपने पहले ही कहा अपने सवाल में कि अंतर्कलह हर पार्टी में होती है। वो बीजेपी हो, कांग्रेस, क्यों, मानव स्वभाव है। महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, तो वो तो होंगी। अब सवाल ये है वो महत्वाकांक्षाएं किस हद तक आगे उछाल मारती हैं और किस हद तक उन पर नियंत्रण पाया जाए, ये पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई भी व्यक्ति पार्टी के भीतर मोदी जी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी निर्विवाद सर्वमान्य नेता है भाजपा के, और जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई भी उनको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मोदी जी के बाद, यानी आफ्टर मोदी, जैसे होता है ना, बड़े इंदिरा गांधी के बाद कौन आएगा, कांग्रेस में होता था, या सोनिया गांधी के बाद संगठन कौन संभालेगा, इस तरह की चीज़ें। अब वहाँ चूंकि फैमिली ट्रेडिशन है तो वो फैमिली का आ जाता है। लेकिन बीजेपी में ये सवाल तो जो है बहुत, अटल जी के बाद अडवाणी जी होंगे, कौन जानता था कि मोदी जी आ जाएंगे। ठीक बात है। तमाम सारे बड़े बड़े नेता थे, राजनाथ जी, सुषमा जी, अरुण जेटली, सब बड़े बड़े नेता थे, लेकिन मोदी जी ने संभाल लिया मामला। तो ऐसे ही मोदी जी के बाद, जब मोदी जी की बात का मतलब ये है कि मोदी जी कभी मान लीजिए रिटायर होते हैं या खुद अपनी इच्छा छोड़ते हैं या कुछ भी जो भी हो, तो कौन, वो जो सक्सेशन है, वो लड़ाई या संघर्ष या खींचतान उसको है, उसको लेके है। मोदी जी पर कोई चुनौती किसी की हैसियत नहीं है जो दे सके, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन देश में एक नाम और आता है ना कि मोदी जी के बाद योगी जी, ऐसी आवाजें उठ रही है ना। हाँ। तो अब क्या यही दिक्कत है? नहीं, मोदी जी के बाद योगी जी की आवाज भी है, लेकिन मोदी जी के बाद अमित शाह की भी आवाज है। हाँ, आवाज है। और मोदी जी के बाद एक तीसरी आवाज भी है, देवेंद्र फडणवीस की। अगर आप महाराष्ट्र में पूछें किसी से तो वहाँ वो, ये सही है कि भीड़ और पब्लिक अट्रैक्शन में मोदी जी के बाद अगर दूसरा कोई नेता है तो योगी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में, संगठन में, स्ट्रेटजी में अमित शाह जी का कोई जवाब नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो संघ के दुलारे हैं, पूरा 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के, और फिर चीफ मिनिस्टर पार्टी के लिए वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, और फिर चीफ मिनिस्टर बने हैं, और इतनी बड़ी जीत के साथ चीफ मिनिस्टर बने, और अब पूरा महाराष्ट्र कंट्रोल कर रहे हैं। और जो महाराष्ट्र कंट्रोल करता है वो मुंबई कंट्रोल करता है, जो मुंबई कंट्रोल करता है वो कॉर्पोरेट कंट्रोल करता है। नो डाउट, वो एक प्लस पॉइंट है। और नागपुर का, यानी संघ का भी आशीर्वाद उनको है, क्योंकि नागपुर से ही आते हैं, और संघ के जो शीर्षस्थ पदाधिकारी लोग हैं उन सबके साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो वो भी एक कंटेंडर है। 3 तो यही हो गए। शिवराज सिंह चौहान को भी लोग लेते हैं कि उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और मध्य प्रदेश में 18-20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, गांव देहात किसान छवि उनकी बड़ी वो है, और बड़े सहज हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ये 4 लोग जो है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी के बाद जो है ये योगी जी, अमित शाह, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस और शिवराज चौहान, ये 4 बड़े कंटेंडर हैं। अब इन 4 में भी अगर आप और जीरो डाउन करिए तो बचते हैं अमित शाह और योगी जी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र में हैं, दूर हैं, शिवराज सिंह चौहान, योगी जी उत्तर प्रदेश से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, है ना, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो भी 2 बार हो गए योगी जी। अब 2 बार योगी जी लगातार हो गए, 10 साल पूरे हो जाएंगे उनके। अब अगर 27 में योगी जी फिर इसी धूम धड़ाके से जीत के आ गए तो याद कीजिए मोदी जी 2012 में जब गुजरात तीसरी बार जीत के आए थे तो क्या माहौल बना था। ठीक बात है, ठीक बात है। 2012 का चुनाव, 2002, 2007, 2012, 12 जीतने के बाद ही उनकी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्ट्री की यात्रा आगे बढ़ी है। बिल्कुल। अगर 12 मोदी जी हार जाते चुनाव गुजरात में तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। तो योगी जी के लिए भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का 27 वाला, अगर उनको प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे रहना है या अपना दावा, तो तीसरी बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना उनके लिए अनिवार्यता है।
जरूरी नहीं, अनिवार्यता है। एक और हाइपोथेटिकल सवाल। और इसी में हाँ और जो दूसरे कंटेंडर्स हैं हाँ उनके सामने भी ये है कि क्या वो मतलब उत्तर प्रदेश को लेकर क्या करेंगे। अब वो क्या करेंगे सर, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर नहीं, प्रदेश को लेकर दिल्ली क्या करेगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा। भाई चुनाव से पहले ही योगी जी को हटा दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरे पर अगर चुनाव न लड़ा गया तो बीजेपी चुनाव हार भी सकती है। तो सर देखिए दोनों बातें हैं। योगी जी इस वक्त दुधारी तलवार कह लीजिए या गुड़भरा हंसिया कह लीजिए, हमारे गांव देहात में कहावत है ना जी कि न उगलते बने निगलते बने दिल्ली वालों के लिए। हाँ इसलिए कि योगी जी तो हिंदुत्व का साक्षात प्रतीक है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदुत्व, वो भगवा पहन के अपना मतलब मठ से आते हैं। हाँ, अब मठ से आते हैं। दूसरा उनकी एक जो यूएसपी बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर, सख्त मुख्यमंत्री जो है, और तमाम सारे डेवलपमेंट के भी काम आते ही हैं, एक्सप्रेस वेज ये तमाम और योजनाएं, कॉरिडोर, डिफेंस, ये सब जो केंद्र और उनकी मिली जुली वो तो अब वही है कि कुछ कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए वाली स्थिति है। अब योगी जी को अगर हटा देते हैं तो यूपी तो एक बहुत बड़ी जो क्या कहते हैं जो समर्थक समूह है भाजपा का, वो एकदम नाराज हो जाएगा कि भाई आपने ऐसे मुख्यमंत्री को हटा दिया जो डिलीवर कर रहे थे। सही बात है। और आपने क्यों हटा दिया, क्या आप उन्हें असफल मानते हैं? फिर विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाएगा। तो वो नुकसान झेलने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। और नहीं हटाया तो अखिलेश जो अपना पीडीए चला रहे हैं कि भैया कुछ भी कर लो, वोट तुम बीजेपी को देते हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो कोई पीडीए का बनता नहीं है, फिर यही बनेंगे, समझे? तो आपकी सारी सोशल इंजीनियरिंग बेकार हो जाएगी, पंकज चौधरी और ये सब जो है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो चाहता है कि शीर्ष पे हमारा नेता हो। तो ये एक दुविधा की स्थिति है बीजेपी के लिए, है असमंजस की स्थिति। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या है, वो मैनेज कर लेते हैं चीजों को। अब कितना कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेकिन विकट स्थिति पैदा होने वाली हो जाती है। हाँ, अब आगे आने वाले वक्त में जो हम लोग को समझ में आ रहा है, देखते हैं किस तरह से हैंडल करते हैं। केशव मौर्य का क्या रोल देख रहे हैं सर? लोग अखिलेश जी बड़ा कहते हैं कि भाई जो है उनको मुख्यमंत्री बनना है, 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री कुर्सी ले लो। केशव मौर्य जी क्या है, रोल तो उनका है, लेकिन पंकज चौधरी के आने के बाद थोड़ा उनका रोल डाउन हुआ है। क्यों? पंकज चौधरी भाई प्रदेश अध्यक्ष हो गए, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, और केशव जी अपना चुनाव हार गए थे विधानसभा का सिराथू से। तो वो भी एक उन पर एक वो है कि भाई ये तो बहुत उन पर दांव पार्टी लगाएगी, मुझे लगता नहीं है। अच्छा, अब अगर दांव लगाना है तो पंकज चौधरी पे लगाएगी। सही बात है, जो लगातार लोकसभा चुनाव अपना जीते हैं महाराजगंज से। तो इसलिए केशव मौर्य चूंकि दिल्ली के प्रिय हैं, इसलिए डिप्टी सीएम बन गए। और इसीलिए आप देखिए केशव जी जो है उनकी अलग लाइन रहती है। हाँ, वही वो शंकराचार्य वाले विवाद में इलाहाबाद में हुआ था, वो अकेले थे अपने शंकराचार्य के पास और कहा कि वे पूज्य हैं और हमारे वो हैं, जबकि पूरी सरकार खिलाफ खड़ी थी। ऐसे ही वो अच्छा अखिलेश जी उनको बीच बीच में टीज कर देते हैं, टीज भी कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो उनको वो दोनों एक दूसरे को तो वो है। लेकिन एक चेहरा तो है, केशव मौर्य भी संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। अब वो दिल्ली वाले अपना पंकज चौधरी, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, इनके बीच में खेलते रहेंगे। बड़े नेता जो है वो इस तरह के जो प्रदेशों के नेता होते हैं उनको सेट करते रहते हैं, उनको बीच में जो है उनको खेलते रहते हैं। यार पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी होता था, बीजेपी में भी होता है, अटल जी के टाइम में भी होता था, और अभी भी हो रहा है। इंदिरा जी के टाइम कांग्रेस में भी होता था, सोनिया जी के टाइम भी होता था। जो बड़े नेता होते थे केंद्र के, वो अपना खेलते थे, जब वक्त आने पर अपना फैसला कर लेते।